जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम प्रेपरेशन। सो आज की क्लास में एक बार फिर से गुप्त काल को हम कवर करेंगे। गुप्त काल में हमने बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें जो है ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद नेक्स्ट आज जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा वो ये है कि गुप्त काल में कौन कौन सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो थी वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई थी। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में गणित के सबसे फेमस मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट आप बोल लो जिनका नाम है आर्यभट्ट। उन्होंने आर्यभट्टीय नामक एक ग्रंथ जो है वो लिखा है। आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। आर्यभट्ट एक फेमस मैथमेटिशियन थे और आर्यभट्ट वो जो है वो पाटलिपुत्र के निवासी थे। हालांकि ये जानकारी पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है। किसी किसी बुक में इनका जन्म बिहार में बताया जाता है, किसी किसी बुक में इनका जन्म किसी और स्थान पे बताते हैं। बट यहाँ पे गुप्त काल के अकॉर्डिंग हमें जो जानकारी पता चलती है वो पता चलती है कि ये पाटलिपुत्र के निवासी थे और ये मैथमेटिक्स के जो है वो काफी ज्यादा गणनाएं कर सकते थे, कैलकुलेशन पार्ट कर सकते थे। आर्यभट्ट की बात करें, इन्होंने सबसे फेमस या फिर जो सबसे पहला जो काउंटिंग डिजिट में हम नंबर लिखते हैं, वैसे तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते लेकिन किसी ना किसी तरीके से जीरो जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो जीरो की डिस्कवरी जो है वो किसके द्वारा की गई है? आर्यभट्ट के द्वारा की गई। कौन से शासन काल में? वो की गई है गुप्त काल में। तो जीरो की खोज यहाँ पे की गई। आर्यभट्ट के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम क्या है? आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय जो है वो इज रिटन बाय आर्यभट्ट। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके आप बात करें, इलाहाबाद के एक गुप्तकालीन अभिलेख से संकेत मिलता है। इलाहाबाद में हमें एक अभिलेख मिला जहां से हमें ये जानकारी पता चलती है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में भारत में दशमलव पद्धति जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, यानी कि हम उसके बारे में जानना शुरू कर दिए थे। अब डेसिमल डेसिमल जो यहाँ पे मेथड होता है, ठीक है, जो डेसिमल सिस्टम है वो किसके शासनकाल में शुरू हुआ? गुप्त काल में। कहां से जानकारी मिली? तो इलाहाबाद में हमें गुप्तकालीन के कुछ लेख मिले, वहां से कुछ अभिलेख मिले, वहां से जानकारी मिली। और ये रिलेशन भी किसके साथ रिलेटेड है? ये रिलेशन भी आर्यभट्ट से ही रिलेटेड, ठीक है। यानी कि डेसिमल प्रणाली की, डेसिमल सिस्टम की खोज भी किसने की है? आर्यभट्ट ने की है। तो हम यहाँ पे ही जान सकते हैं। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में रोमक सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की गई। इसके नाम से ही हमें ये पता चलता है कि यूनानी विचारों से जो था वो प्रभावित था। यानी कि इसी शासन काल में हमने एस्ट्रोनॉमी की बात भी की है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है एक तरीके से जो ग्रहों की गणना कर ले। ग्रहों की गणना किस तरीके से की जाती? जैसे जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ठीक है, आजकल तो धीरे धीरे क्या एआई का सिस्टम होता जा रहा है। एस्ट्रोलॉजर का मतलब एक तरीके से आप पंडित की बात करें तो आपकी वो कुंडली को देख के बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पे जो है वो चला। तो वो क्या बेसिकली कैलकुलेशन है। वो उनका माइंड नहीं बोल रहा है, उन्होंने उस चीज की स्टडी की है। इस चीज में डिग्रियां होती हैं, ठीक है। हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी भी इसके लिए पीएचडी करवाती है। ऐसा नहीं कि आप उसको पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दें। ये जो सारी चीजें हैं ये मतलब एक ब्लैक मैजिक है या कुछ और है, इसकी भी पढ़ाई की जाती है। जैसे अगर हम शास्त्री की बात करें तो उसमें बीए करवाई जाती है, वो संस्कृत का एक पार्ट रहता है। उसके साथ साथ इसमें पीएचडी करवाई जाती है। हमारे ऑल ओवर इंडिया में संस्कृत के कुछ जाने माने कॉलेज हैं जहां पे इनकी स्टडी करवाते हैं। तो वो क्या बेसिकली मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है। ग्रहों की जो गणना है वो बेसिकली उंगलियों पे गणना की जाती है कि जिसमें कौन सा ग्रह है, कितने अक्ष पे घूम रहा है, कितने डिग्री पे है, ठीक है, अक्षांश है, देशांत है, ये सारी चीजें जो है वो गणना से रिलेटेड है। तो उसी शासन काल में यहाँ पे एक रोमक सिद्धांत नामक एक ग्रंथ की जो है वो रचना की गई और हमें ये पता चला था कि उसमें जो जानकारी मिली है वो किसके विचारों से संबंधित हमें पता चली? यूनानी के विचारों से जो है वो संबंधित चले। यानी कि यूनान के कुछ मैथोलॉजी आप बात कर लें या उनके विचार, उनके आइडियाज के बारे में हमें जानकारी पता चलती है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं जिस चीज के बारे में आज हम जान रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी आज हम ये बोल रहे हैं कि हालांकि कुछ हद तक ये सही है, उसकी खोज कितने साल पुरानी पहले हो चुकी है। तो हमने कहाँ पे पढ़ी है? ये वाली चीज गुप्त काल में पढ़ी है। यानी कि तब के लोग आर्यभट्ट को जानते थे, जीरो की खोज हुई और साइंस इतनी एडवांस थी उस शासन काल में जिसका आज हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति का प्रयोग
करने वाले पहले विद्वान थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि दशमलव पद्धति का सबसे पहले यूज किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। उन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का नियम दिया और साथ में ही ट्रिग्नोमेट्री बनी। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, पाई का मान उन्होंने ज्ञात किया। हालांकि हम ये नहीं बोल सकते कि पाई की वैल्यू उन्होंने ही डिस्कवर की है, ठीक है। जीरो की खोज का क्रेडिट जो है वो आर्यभट्ट को जाता है। लेकिन अगर बाकी चीजों की बात करें तो यहाँ पे आर्यभट्ट का एक इंपॉर्टेंट सहयोग रहा है यहाँ पे उस वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए। जैसे अगर साइंस की एक छोटी सी चीज बात करें, जो पीरियोडिक टेबल होता है आवर्त सारणी, उसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए, जैसे डोबेनर आए, फिर न्यूलैंड आए, फिर मेंडलीफ आए, फिर मोसले आए। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मोसले का जो लास्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वही सब कुछ है, ठीक है। उससे पहले जो साइंटिस्ट आए उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया होगा, उसमें कुछ हल्का फुल्का चेंज करके अगले साइंटिस्ट का नंबर आया। जैसे मेंडलीफ और मोसले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मेंडलीफ के जो कुछ कमियां रह गई थी उनको किसने सुधारा? मोसले ने सुधारा। तो उसी तरीके से आर्यभट्ट ने यहाँ पे उन चीजों को प्रूव करके बताया कि जितनी चीजें हैं वो एक्चुअल में क्या है? वैलिड है। अब जैसे गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, ग्रेविटी की, हम ये जानते हैं ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? न्यूटन ने दिया। लेकिन वो एक्चुअल में न्यूटन का कॉन्सेप्ट था साइंस की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वो ऑलरेडी गुप्त काल में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसी और के द्वारा दे दिया गया था, ठीक है। तो उसको लास्ट में जाके जो वेरीफाई किया है वो किसने किया? वो न्यूटन ने की। तो उसी तरीके से हम ये पढ़ रहे हैं, पाई की वैल्यू का पता चला। मैथमेटिक्स में पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7। किसी भी त्रिभुज का एरिया कैसे ज्ञात करना है उसकी बारे में बात हमें पता चली। फिर उसके बाद त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट है कि जिसमें अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, एक सिंपल अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं इस तरीके से, अगर आपके पास ये साइड दी गई है, ये वाली और ये वाली साइड दी है, तो आप तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। इजी है, दो साइडें दी हैं तो तीसरी निकालना आसान है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी ट्राइंगल दे दी जाए जिसमें सिर्फ एक ही साइड दी है, तो आप दोनों को निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ मेथड यूज करने पड़ेंगे। अगर आपके पास एंगल दे दिया जाए, थीटा की वैल्यू दे दी जाए, तो उस कॉन्सेप्ट में किसका यूज किया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। आप जमीन पे खड़े खड़े होके बता सकते हैं कि एफिल टावर की हाइट कितनी है, तो त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री इतनी पावरफुल है कि आप बैठे बैठे बता सकते हैं कि इस टावर की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। आपको सिर्फ एक एंगल, अब कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ऐसे दिमाग से अगर बिल्कुल सोचेंगे कि हाँ ये इसका आंसर है, तो ऐसा नहीं, कैलकुलेशन पर्पज से ट्रिग्नोमेट्री की जो है वो खोज हुई है। आर्यभट्टीय ग्रंथ में बीजगणित की नींव रखी गई। बीजगणित का मतलब होता है यहाँ पे एलजेब्रा। तो एलजेब्रा की शुरुआत भी कौन से ग्रंथ से हुई है? आर्यभट्ट से हुई है, ठीक है। तो फेमस यहाँ पे ये ग्रंथ जो है वो रहे हैं, जो कि आर्यभट्ट के द्वारा लिखे गए थे। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, 7वीं शताब्दी ने ब्रह्मगुप्त ने खगोल संबंधी जितनी भी समस्याएं थी उनका जो था वो सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट कर दिया। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको वहां पे उन्होंने ढूंढना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे अगर बात करें कि हमारी अर्थ की टोटल लंबाई कितनी है, ठीक है, उसका भार कितना है, तो हम उसको तो वेटिंग मशीन से मेजर नहीं कर सकते। जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी क्या है? कैलकुलेशन वर्क है। किसी न किसी साइंटिस्ट ने कोई ऐसा लॉजिक लगाया है कि हम उसको डायरेक्ट ही क्या बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो उस तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है। ब्रह्मगुप्त ने खगोल से रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमिकल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनके ऊपर जो था वो एलजेब्रा का यूज करना शुरू कर दिया। एलजेब्रा की हेल्प से हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है गणित के क्षेत्र में 3 प्रमुख योगदान मिले, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सबसे पहले है सिंबल से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद है दशमलव यानी कि डेसिमल, और उसके बाद है शून्य का प्रयोग। तो ये सारी की सारी चीजें कहां से हमें पता चली हैं? गुप्त काल से पता चली, जो कि आर्यभट्ट के द्वारा दी गई है। अब एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं। एक ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। जब भी हमें ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आता है हम इसको लगा देते हैं। एरिया की बात करेंगे स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल की लेंथ इंटू ब्रेथ या साइड इंटू साइड का कॉन्सेप्ट। तो किसी ना किसी साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ सोच के फॉर्मूला बताया होगा, हम उसकी जड़ तक नहीं जाते हैं, हम सिर्फ फॉर्मूले को रट लेते हैं कि हाँ जी इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। बट एक्चुअल में लेंथ इंटू ब्रेथ ही क्यों आया?
वो किसी ना किसी साइंटिस्ट ने कोई ना कोई कैलकुलेशन की होगी, उसी तरीके से उसमें लेंथ और ब्रेथ लिखा गया। ठीक है, जैसे पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो उन सारी साइडों को सम क्यों किया जा रहा है? उसका हाफ हाफ भी तो सम कर सकते हैं। ठीक है, कोई डेसिमल में सम कर सकते हैं। एक को अगर मीटर में तो दूसरे को भी मीटर में क्यों चेंज करना पड़ता है? दोनों को सिंगल सिंगल यूनिट में क्यों रखते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर है और अगर ब्रेथ 2 मीटर है, तो इनको यूनिट को इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि अगर ये सेंटीमीटर तो इसको भी सेंटीमीटर में ले आओ, या फिर अगर ये मीटर है तो इसको भी मीटर में ले आओ। तो किसी ना किसी साइंटिस्ट ने कुछ सोच समझ के लॉजिक दिए, हम जो करते हैं सिर्फ उनकी एप्लीकेशंस का यूज कर पा रहे हैं जो उन्होंने फॉर्मूले हमें दिए। नेक्स्ट बात करेंगे धातु से रिलेटेड। तो धातु से रिलेटेड गुप्त काल में लोहे और कांसे के कार्य में अपनी एक विशिष्ट पहचान उन्होंने बनाई थी। ठीक है, डिफरेंट तरीके से उन्होंने कोई ना कोई इमेजेस आप मान लो, या फिर कुछ टेक्नोलॉजी मान लो कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी उस शासन काल में बनी थी, ठीक है, कि जिनके तहत हम कुछ ना कुछ न्यू इन्वेंशन पे आ सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज अगर बात करें, समुद्र काल के टाइम में बीणा वाले सिक्के चले थे, तो कॉइन जो है वो हम किस तरीके से चलाते हैं? नॉर्मल प्लेन कॉइन। अब उसके ऊपर अगर बीणा का चित्र बनाना, इसका मतलब उसके ऊपर क्या लगानी पड़ेगी? स्टैंप लगानी पड़ेगी, वो जो ठप्पा है वो लगाना पड़ेगा। तो स्टैंप लगाने के लिए भी कोई ना कोई क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। हम जो अगर नॉर्मली एक स्टैंप लगाते हैं कि हाँ जी तहसील में गए, तहसील वालों बोलते हैं जी स्टैंप लगा दो, तो वो जो स्टैंप होती है उसके बैक साइड में वो अपोजिट लेटर में लिखा जाता है। कोई भी चीज अगर लिखनी है तो अपोजिट लेटर में लिखी होती है, फिर ब्लू इंक से उसके ऊपर स्टैंप किया जाता है। तो वो भी क्या एक तरीके की टेक्नोलॉजी है। तो उस शासन काल से ही ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज का हमें क्या चला है? आइडिया पता चला है। नेक्स्ट, इसके बाद है वस्तुओं के संदर्भ में सर्वोत्तम उदाहरण दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ है। दिल्ली में एक मेहरौली में एक आयरन पिलर है, कुतुब मीनार के जस्ट थोड़ा सा साथ में ही है, और ये ऐसा पिलर है कि आप ये देखेंगे लोहे में सबसे जल्दी जंग लगता है, ऐसा पिलर है इसके ऊपर जंग ही नहीं लगता है। और ये क्लास 10th की जो आपकी बुक है उसमें साइंस के फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन जो है वो दिया गया, ठीक है, कि लोहे के ऊपर जंग जो है वो क्यों नहीं लगता है। तो वहां पे कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी होगी, लोहे पे जंग क्यों नहीं लगता है? या तो हम उसके ऊपर पेंट कर दें, या तो ग्रीसिंग कर दें, ऑयलिंग कर दें, या कोई लेयर चढ़ा दें, उसी तरीके से जंग नहीं लगेगा। अब आप ये सोचो गुप्त काल में कोई ऐसी चीज बनी है उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जिसको हम आज दिन तक भी प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम घर में पेंट करते हैं, 2-4 सालों का फिर से दोबारा पेंट करना पड़ता है। गाड़ियों में ग्रीसिंग ऑयलिंग की जाती है, जब सर्विस 6-7 महीने का गाड़ी की सर्विस होती है फिर से ग्रीसिंग ऑयलिंग करनी पड़ती है। लेकिन उस टाइम के जो लोग थे उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि जिसके तहत आज दिन तक, वो इतने सालों पुराना है, आज दिन तक उसमें कोई भी जंग नहीं लगता है। हालांकि वो उसके ऊपर भी कोई ना कोई लेयरिंग चढ़ाई गई है, पर बोलने का मतलब है उस शासन काल के लोग उतने ज्यादा पढ़े लिखे थे कि जिनको उस टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया था। तो वो चीज यहाँ पे बताई जा रही है। 4वीं शताब्दी में निर्मित ये स्तंभ कुमार गुप्त द्वारा स्थापित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में जो आयरन पिलर है वो किसने स्थापित किया है? कुमार गुप्त ने स्थापित किया। ये लगभग 1500 वर्षों से इस पर कोई भी जंग नहीं लगा। ठीक है, वहां पे साइंटिस्ट आते हैं, चेक करते हैं कि जंग क्यों नहीं लग रहा है, लेकिन उसका एक्यूरेट आंसर जो है वो पता नहीं चल पाता। हालांकि उसके ऊपर लेयरिंग तो की गई है, जैसे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है, जितने भी हमारे घरों में बर्तन यूज किए जाते हैं उसमें जिंक की कोटिंग होती है। ठीक है, लेकिन अगर जिंक को हल्का सा रब कर दिया जाए, जहां से अगर जिंक की लेयरिंग उतर गई तो वहां पे क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा? जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो बोलने का मतलब है ये इतने पुराने लोग उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे कि किस तरीके से मेटल को हमने क्या करना है? प्रिवेंट करना है, कैसे हमने उसको रस्ट से बचाना है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, लगभग 1 शताब्दी पूर्व पश्चिम की किसी भी लो ढलाईशाला में ऐसा स्तंभ बनाना जो है वो संभव नहीं था। ठीक है, और आज दिन तक भी इस तरीके के स्तंभ जो है वो नहीं बनाए गए। हालांकि हमें इतना तो पता चल गया कि उतने या फिर गुप्त काल के जो लोग थे वो ऐसे स्तंभ जो है वो बना चुके हैं जिनके ऊपर जंग नहीं लग रहा है। लेकिन हम ऐसी टेक्नोलॉजी को क्यों इन्वेंट नहीं कर पा रहे हैं? जितने नए नए पुल बन रहे हैं,
लोहे के बनते हैं, ठीक है। कोई भी अगर चीज मार्केट से लेनी है, घर में अगर कोई भी करवानी, आपको कंस्ट्रक्शन करवानी, लोहे की चीजों का यूज किया ही जाता है। लेकिन ऐसी चीजों का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं कि जिसके ऊपर जंग ही ना लगे। आज अगर हम बात करें तो सबसे पहले वुड आती थी, वुड के बाद जो है वो आयरन आने लगा, और आयरन के बाद जो है एट प्रेजेंट टाइम अब किसकी शुरुआत हुई है, एल्यूमिनियम की, ठीक है। एल्यूमिनियम धीरे धीरे जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम की अपनी अपनी खासियत है कि एक तो हल्का होता है, भारी नहीं होता है, जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो आज से 10 साल पहले टेक्नोलॉजी कहाँ थी, आज से 10 साल पहले एल्यूमिनियम कहाँ था, जिसके बारे में आज हम जान पा रहे हैं। आजकल जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी घर हैं, वहां पे दरवाजे खिड़कियां किस चीज की बनाई जा रही हैं, एल्यूमिनियम की। तो ऐसा तो नहीं है कि आज ही एल्यूमिनियम हमने खोजा, इससे 10 साल 20 साल पहले भी एल्यूमिनियम था, लेकिन उतना ज्यादा फेमस क्यों नहीं था, पॉपुलर क्यों नहीं था। तो वही चीज यहाँ पे है कि उसका इन्वेंशन जो है वो टाइमली टाइमली होता है। और उसके साथ साथ जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं, या तो हम उसको फटाफट अडॉप्ट कर लेते हैं, या तो फिर उसको अडॉप्ट करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। जैसे डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, 2014-15 के आसपास डिजिटल करेंसी आई थी, ठीक है। पेटीएम है या अदर जो भी कंपनी है, फोन पे, अमेजोन पे, ये 2014-15 से भारत में चली आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज कब हुआ, कोरोना के टाइम में। जब दूसरी नोट वाली करेंसी बंद होगी तो हम किसके ऊपर शिफ्ट हो गए, डिजिटल करेंसी पे। और आज इतना टाइम आ गया है कि हमारे वॉलेट में जो डिजिटल करेंसी है हम उसको ही रखना पसंद करते हैं, ठीक है। दूसरा जो नॉर्मल वॉलेट है हम उसको ले जाना पसंद नहीं करते, कि जो भी होगा वो हम ऑनलाइन ही ट्रांसफर करेंगे। तो वही चीज बताई जा रही कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो कितने लोग वहां पे जानकार थे। खगोल विज्ञान की बात करेंगे, यहाँ पे काफी ज्यादा वर्किंग हुई है। क्या क्या वर्क हुए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आर्यभट्ट और बराहमिहिर इस काल के प्रमुख खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोलॉजर आप बोल सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी में स्टडी की। आर्यभट्ट ने चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के कारण बताए। अब हम ये तो जानते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है, यानी कि पृथ्वी बीच में आती है या फिर चंद्रमा बीच में आता है। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं। जैसे सबसे पहले लुनार एक्लिप्स की बात करते हैं, चंद्र ग्रहण की बात की जा रही है, ठीक है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, यहाँ पे सन, यहाँ पे अर्थ, और यहाँ पे आएगा मून। ये चंद्र ग्रहण है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है। जब ये एक दूसरे के वहां पे क्या करती है, रोटेशन करते हैं, तो चंद्रमा आपको पता है किसके चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। और पृथ्वी जो किसके चक्कर लगा रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है। तो एक दूसरे के वो घूम तो रहे हैं, लेकिन सालों में एक ऐसा दिन भी आएगा जब वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, यानी कि चंद्रमा बाहर चला जाएगा और पृथ्वी अंदर आ जाएगी। और वो जो 1-2 घंटे या 3 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें एक की शेडो जो है वो दूसरे के ऊपर पड़ती है। जैसे यहाँ पे सूर्य की लाइट जो है वो चांद तक नहीं पहुंचेगी डायरेक्ट, तो यहाँ से जो अंधेरा आएगा वो कहाँ पे जाएगा, मून पे, ठीक है। तो उससे क्या बन जाता है, फिर चंद्र ग्रहण बन जाता है। और अगर इसी तरीके से सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो सन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, मून अंदर आ जाएगा और यहाँ पे कौन चला जाएगा, अर्थ चला जाएगा, ठीक है। पृथ्वी यहाँ पे आएगी। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता तो उसको क्या बोल देते हैं हम, सूर्य ग्रहण बोल देते हैं। अब हमें इतना तो पता है, बट यहाँ पे हम इतना ये जान नहीं पाए हैं कि एक प्लेनेट और एक सैटेलाइट को क्यों काउंट कर रहे हैं, हम वीनस को काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं, वीनस की परछाई भी तो कहीं ना कहीं पे पड़ेगी, ठीक है। हम मून को ही काउंट क्यों कर रहे हैं, हम पृथ्वी को काउंट क्यों कर रहे हैं, 2 ही ग्रहण क्यों होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसके अलावा और ग्रह में क्यों कोई ग्रह नहीं होता है, या अगर कोई तारा बीच में आए तो उसकी परछाई भी तो पड़ती होगी, तो उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। ये सारी जानकारी हमें कहाँ से पता चली है, गुप्त काल से पता चली, जो किसने किसने बताई है, आर्यभट्ट और ब्राह्मणिहर ने, ठीक है। उसके साथ साथ पृथ्वी की परिधि की गणना भी की, पृथ्वी का सरकमफ्रांस भी बताया, ये है अर्थ। सरकमफ्रांस का मतलब होता है इस पॉइंट से चले, यहां से चलते गए एक चक्कर जब लगेगा यहां तक, तो उसको क्या बोल देंगे, सरकमफ्रांस बोल देंगे। वो कितना चक्कर है, जैसे जब आप भर्ती में जाते हैं तो आपको पता चलता है 400 मीटर का ट्रैक है, कैसे नापते हैं उसको, एक एंड से चलेंगे और वापस दोबारा उसी पे आप पहुंच जाएंगे,
तो उससे आपको सरकमफ्रेंस का पता चलेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आर्यभट्ट वहां पे खुद गए होंगे कोई मीटर लेके या धागा लेके कि हाँ ये कितना लंबा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई स्केल लेके जाएंगे। तो धरती पर बैठे बैठे ही कैलकुलेशन की है। तो यानी कि इतनी टेक्नोलॉजी वहां पे क्या थी, एडवांस थी। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। सूर्य जो है वो स्थिर है। क्या सूर्य घूमता है? वो अपनी एक्सिस पे वो घूमता है, अपनी एक्सिस पे सूर्य भी घूमता है, लेकिन सूर्य किसी के भी ग्रह के चक्कर नहीं लगाता है। क्या सूर्य एक ग्रह है? सूर्य एक तारा है। सन इज अ स्टार, वो एक प्लैनेट नहीं है। अब मून की बात कर रहे हैं तो मून को हम ग्रह क्यों नहीं बोल रहे हैं? ग्रह है, उपग्रह है या तारे, ये सारे अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। ठीक, अगर हम ये बोलें कि ग्रह में सिर्फ हम जीवन जी सकते हैं, उसी को ग्रह बोलेंगे, तो फिर जीवन तो सिर्फ अर्थ में ही है, तो बाकियों को ग्रह क्यों बोला? ठीक है, सिर्फ 9 ही ग्रह क्यों है? ठीक है, प्लूटो को हमने क्यों अलग कर दिया? ये जितनी भी चीजें गुप्त काल में ऑलरेडी विकसित हो चुकी हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी एप्लीकेशन को ही स्टडी कर रहे हैं, उनके यूजेस को स्टडी कर रहे हैं, बस उनकी हिस्ट्री को हम नहीं जान पा रहे हैं कि ऐसी वजह क्या थी कि वो चीजें उसमें हम काउंट कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला दे दिया गया, सूर्य ग्रहण रटा दिया गया कि अर्थ बीच में जाएगी या मून बीच में जाएगा, बस उसको सूर्य और चंद्र ग्रहण बोल देंगे। अब किसकी परछाई किसके ऊपर पड़ी, कितने डिग्री के ऊपर पड़ी, इसी को काउंट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, या कोई और मेथोडोलॉजी का यूज क्यों नहीं किया जा रहा, उसके बारे में हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी उस टाइम के उन साइंटिस्टों ने डिस्कवर की है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, कुछ कृतियां जो हैं वो लिखी गई हैं, जैसे बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। ऐसी फेमस बुकें हैं जो किसके द्वारा लिखी गई हैं? ब्रह्ममिहिर के द्वारा लिखी गई। गुप्त काल में सबसे फेमस हुए, ये साइंटिस्ट बोल लो आप, ये मैथमेटिशियन बोल लो, ब्रह्मगुप्त ने पद्य रूप में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत तथा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की नींव रखी। ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कि जो ब्रह्मगुप्त थे वो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में बता दिया था। ये गुप्त काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम जो साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा? वो आएगा न्यूटन। आइजैक न्यूटन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो ग्रेविटी है या ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से जो प्रतिपादित हुआ, कैसे वो निकला। हमें सिर्फ इतनी सी स्टोरी पता है कि न्यूटन सोए थे एक सेब के पेड़ के नीचे, सेब गिरा, ठीक है, और जो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है वो अराइज हो गया। ठीक है, फिर कुछ बच्चों का ऐसा मेथड होता है कि वो जब वो सेब गिरा तो उनके सिर पे क्यों गिरा, क्योंकि हमें वो ग्रेविटी पढ़नी पड़ रही है। ठीक है, तो यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट उसमें भी है। ये चीजें पुराने टाइम में ऑलरेडी विकसित हो चुकी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे सुश्रुत और चरक, दो सबसे फेमस यहाँ पे डॉक्टर हुए। ठीक है, आप बोल सकते हो कि जो थेरेपी प्रोवाइड करवा सकते थे, मेडिसिन दे सकते थे, और इन्होंने किस किस चीज में अपनी एक महानता हासिल की है, जैसे मोतियाबिंद है, पथरी है, या ऐसी कोई बीमारियां जिसमें कोई ऑपरेशन का मेथड का यूज करना पड़ता है, तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में उनको पता था। आपको ऑलरेडी पता है रामायण में जब लक्ष्मण जी को मूर्छित किया गया था, ठीक है, बेहोश किया गया था। मूर्छित का मतलब होता है कि कोमा में चले जाना। ठीक है, हॉस्पिटल में भी कई बार ऐसा होता है कि किसी का ऑपरेशन होता है, अगर वो कोमा में चला जाता है तो होश आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। अगर होश आ गई टाइमली तो इसका मतलब वो आदमी जिंदा है, अगर होश नहीं आई तो इसका मतलब वो क्या है, उसकी डेथ होगी फिर। ठीक है, अब वैसे उसी तरीके से आपको पता होगा रामायण में जब वो भगवान लक्ष्मण मूर्छित हुए तो उनको एक बूटी की जरूरत पड़ी थी, वो थी संजीवनी बूटी। तो ऐसी ऐसी बूटियां भी उस टाइम पे थी, आज भी हैं, लेकिन ऐसे लोग नहीं है जो हमें क्या कर सके, जानकारी दे सके। या फिर अगर ऐसे लोग हैं जो हमें सिखा रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं, तो हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे बिच्छू बूटी होती है, ठीक है, बेसिकली अगर कोई नहीं मानता तो उसके हाथों पे लगाई जाती है। ठीक है, लेकिन उसको खाया भी जाता है। ठीक है, जहाँ पे जो सिटी वाले लोग हैं उनको अगर आइडिया नहीं होगा तो बोलेंगे इसको कौन खाता है, लेकिन अगर यही चीज हिली एरिया में या अगर फिर गांव में बोली जाए तो वहां पे आपको प्रॉपर डिटेल के साथ बताया जाएगा कि ये खून को प्यूरिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है,
उस टाइम पे ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी जो थी वो आ गई थी। चरक को भारतीय चिकित्सा का जनक बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, चरक को भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है, फाउंडर या फिर फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन का किसको बोला जाता है, चरक को बोला जाता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ फेमस रचनाएं जो हैं वो चरक के कार्य से प्रसिद्ध होके जो हैं वो लिखी गई हैं। हालांकि उस टाइम में ऐसा होता था कि लोग जानना भी चाहते थे, उनके पास जानकारी भी थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से क्या होता था, भारत में आक्रमण हो जाते थे और वो टेक्नोलॉजी वहीं की वहीं पर रह जाती थी, ठीक है। आज की बात करें तो आज भी वैसा ही है, अगर एक देश अगर डेवलप हो रहा है तो दूसरी कंट्री नहीं चाहती है कि ये वाला देश क्या हो, डेवलप हो, ठीक है। तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी जो आज भी यूज कर रहे हैं पहले टाइम में भी यूज हम करते थे। नेक्स्ट इसके बाद धीरे धीरे जब गुप्त वंश एंडिंग स्टेज पे रहा तो भारत में जो है वो किसके आक्रमण स्टार्ट हो गए, हुणों के आक्रमण। एक जाति थी जो कि मध्य एशिया से भारत आई थी जिसे हूण कहा जाता है। हुणों ने पहली बार कुमार गुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था, ठीक है, कुमार गुप्त के शासन में आक्रमण किया। धीरे धीरे जो था वो कुमार गुप्त ने कई बार उसको रोका भी, ठीक है। जितने भी गुप्त वंश के जो लोग आए, ठीक है, फेमस फेमस राजा आए, तो कुछ कुछ ने उनको क्या कर दिया, रोका। लेकिन फाइनल स्टेज एक ऐसी पहुंच गई कि हुणों के आक्रमण इतने ज्यादा बढ़ गए कि फाइनल में गुप्त साम्राज्य जो था वो पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो भारत में फिर हुणों की जो जनजाति थी उन्होंने राज किया। उन्होंने फारस के राजा फिरोज को पराजित कर फारस पर अधिकार प्राप्त किया। इस सफलता से उनकी जो थी वो शक्ति बढ़ गई। और जब वो धीरे धीरे अंत के टाइम में पहुंचे, 5वीं शताब्दी के अंत में पहुंचे, तो कैसे बन गए, वो एक विशाल साम्राज्य के जो थे वो स्वामी बन गए। जब सेना उनके पास काफी थी, हाथी घोड़े काफी थे, साम्राज्य अच्छा था, राजा महाराजा थे, तो धीरे धीरे भारत पर हुणों के आक्रमण बढ़ते गए और जो गुप्त काल था वो धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक था जिसके तहत हमने ये जाना कि गुप्त काल जो है वो किस तरीके से अराइज हुआ और किस तरीके से उसका जो है वो पतन हुआ। जब भारत में हुणों के आक्रमण बढ़े तो उसके साथ साथ जो है वो गुप्त काल की नींव जो है वो धीरे धीरे खत्म होगी। तो ये हमारा गुप्त काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। जल्दी इसके नेक्स्ट सेशन के साथ हम फिर से आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।